जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था? यस, थोड़ा सा बस सेटअप कर लेने दो। All right, so we are done with the setup. Good morning to all of you. लॉ का अपना सुपर रिविजन सीरीज चल रहा था, उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 we have already covered in our previous YouTube lectures. So ये वाले lecture में I'll be starting with the appointment and remuneration of managerial personnel. So again, this chapter will be covered in 2 separate videos. And as far as the exams are concerned, ये chapter में से आप लोगों का 8 से 10 मार्क का वेटेज है। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम इज, एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 5-6 मार्क का, और एमसीक्यू में 1-2 मिल सकते हैं। तो अप्रोक्स पकड़ के चलो 8 मार्क्स। ये चैप्टर को कंप्लीट करने में रिवीजन अप्रोक्सीमेटली आई विल बी नीडिंग 1 hour and 15-20 minutes. Okay, so first part of the chapter is definitions. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हम लोग सीखेंगे। अभी यहाँ पे जो मैनेजरियल पर्सनल है ना, इसमें से कौन कौन लोग आते हैं। एक तो देखो, की मैनेजरियल पर्सनल आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, सीएफओ आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, मैनेजर आते हैं, देन होल टाइम डायरेक्टर आते हैं। तो ये सब लोगों को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मैनेजरियल पर्सनल, राइट? की मैनेजरियल पर्सनल, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड फुल टाइम डायरेक्टर। तो अभी ये सब जो डेफिनेशन है, एक एक करके लर्न करते हैं। जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उतना ही सीखेंगे, उससे ज्यादा सीख के तो देखो, अब हम लोगों को ऐसा कोई लॉ में पीएचडी करने तो बैठे नहीं है, तो बाकी सारा सब्जेक्ट्स है, तो हर एक सब्जेक्ट को उतना ही स्मार्टली टाइम एलोकेट करो, ताकि सारा सब्जेक्ट्स आप लोगों का एग्जाम तक अच्छे से कवर हो पाए, राइट? ओके, सो की मैनेजरियल पर्सनल। अभी जो केएमपी है, इसको देखो, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी। ये जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, ये मतलब एम्प्लॉय है। कुछ कुछ कंपनीज है जिनको कंपल्सरी सीएस रखना पड़ता है, वो बाद में सीखेंगे। देन होल टाइम डायरेक्टर है, सीएफओ है, एंड सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, राइट? ओके, next point is manager, an individual who is subject to control and direction of board of directors. इसका मतलब क्या है? मतलब the person shall be subordinate to the board of directors, has management of whole or substantially the whole of the affairs of the company, whether under a contract of service or not. Service contract है कि नहीं, that is not relevant. It is not permitted under Section 196 for a company to appoint both managing director and manager at the same time. ये वाला लाइन आप लोग याद रखोगे, इसमें से कई बार केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पार्ट है, ये केस स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखोगे, राइट? रखोगे ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर. Managing director means a director who is entrusted with substantial powers of management of affairs of the company. अब ये जो power है, this power is conferred by the articles of association of the company, by an agreement with the company, and third thing is by a resolution passed in the general meeting or board meeting. तो board meeting resolution नहीं तो ordinary resolution से भी मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर्स दिए जा सकते हैं।
बिलो मेंशन्ड आर नॉट सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये जो नीचे वाला जो चीजें है ना, दीज ऑल आर रूटीन पावर्स एंड आर नॉट सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या है इसमें? एक तो देखो, पावर टू अफिक्स कॉमन सील ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ड्रॉ और एंडोर्स एनी चेक ऑन द अकाउंट ऑफ द कंपनी, draw or endorse any negotiable instruments on behalf of the company, to sign any share certificate, to direct any registration or transfer of shares, right? Okay. Next is managing director needs to be a director first. ये तो common point है. As soon as he ceases to be a director, he also ceases to be managing director. कोई भी reason से जब वो पर्सन डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर वाला कैसे बन पाएगा? बहुत ही लॉजिकल है, बेसिक सा चीज है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एमडी, वो तो पहले ही डिस्कस कर चुके अपने। नेक्स्ट थिंग इज होल टाइम डायरेक्टर। अभी देखो, होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, इसीलिए नाम में ही रखा है ना होल टाइम डायरेक्टर। उसके बाद रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट। अभी ये जो मनी है, इसको हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कैश, एंड इट्स इक्विवेलेंट मतलब काइंड। तो कैश काइंड दोनों चीज यहाँ पे कवर हो जाता है। एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट गिवन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी पर्सन, प्लस इट इंक्लूड्स perquisites as per income tax act 1961। ओके, चलो यहाँ से हम लोगों का प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, सेक्शन 196। अभी जो सेक्शन 196 है, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। ओके, एक एक करके सीखते हैं। अ कंपनी कैन नॉट अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एट द सेम टाइम। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अ कंपनी कैन अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर एट द सेम टाइम। देखो यहाँ पे क्या है, दो बातें, मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस मैनेजर ये अलाउड नहीं है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस होल टाइम डायरेक्टर ये अलाउड है। ठीक है, चलो। No company shall appoint or reappoint any person as its managing director, whole-time director, or manager for a term exceeding 5 years. So, इनका maximum period of service is 5 years. No reappointment can be done earlier than 1 year before the expiry of term. मतलब जो प्री बुकिंग कर सकते हैं कोई भी कंपनी अगर इन एडवांस किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को प्री बुक कर सकते हैं, बट नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। मतलब मैक्सिमम उसका जो टेन्योर खत्म हो रहा है ना, वो टेन्योर खत्म होने से 1 साल से पहले नहीं कर सकता है, 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। ओके, देन एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट। ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164। पहले चैप्टर में ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था। This talks about disqualification of directors under section 164. Second is not below 21 years or is not greater than equal to 70 years। तो अभी देखो जहां पे 21 years का जो केस है ना, इसमें तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता है, नो चांस एट ऑल। बट जहां पे 70 years है, यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। उसके कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट थिंग इज स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। देखो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, इन दैट केस अभी जो स्पेशल रेजोल्यूशन का जो एनुअल मतलब जो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन डिस्कस हो रहा था, उसमें देखो कुछ चीजें हैं। दो यहाँ पे केस वन दो केस देखो, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। केस वन इज वोट्स इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। तो यहाँ पे अप्रूवल ऑफ सीजी मतलब सीजी अप्रूवल के साथ अपॉइंट किया जा सकता है। बट दूसरा केस, अभी केस टू क्या हो सकते हैं, वोट्स अगेंस्ट द कंपनी, वोट्स अगेंस्ट सच पर्सन इज ग्रेटर देन वोट्स इन फेवर। तो यहाँ पे ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड
सीजी अप्रूवल के साथ भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? अपना जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट शुड बी स्पेशल रेजोल्यूशन, देन उसके बाद यहाँ पे अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, इन दैट केस सेकंड में हम लोग चेक करेंगे वोट्स कास्टेड, और ये केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए होगा, राइट? ओके। थर्ड सेकंड पॉइंट इज ही इज नॉट एन अनडिस्क्वालिफाइड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट तो है बट उसने अभी तक अपना डेट्स क्लियर नहीं किया है। थर्ड इज ही हैज नॉट सस्पेंडेड पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को रेगुलरली पेमेंट जा रहा है, तो डाउटफुल पर्सन नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज ही हैज नॉट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ग्रेटर देन 6 months इम्प्रिजनमेंट। ये जो 6 months है ये क्या है? इम्प्रिजनमेंट। तो ग्रेटर देन, और देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 6 महीने से ज्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट आया है तभी वो डिस्क्वालिफाइड होगा। देन एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज पर शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। एडिशनल कंडीशंस विदाउट सीकिंग सीजी अप्रूवल। अभी सीजी मतलब सीजी अप्रूवल को छोड़ के कौन कौन सा केस में सीजी अप्रूवल नहीं चाहिए होगा? ही हैड नॉट बीन सेंटेंस्ड फॉर एनी पीरियड, देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना ये एनी पीरियड, और अ फाइन ग्रेटर देन 1000 रुपीज फॉर एनी ऑफेंस। देखो यहाँ पे कुछ भी ऑफेंस कोई भी होना, मतलब कोई भी ऑफेंस चलेगा, एनी ऑफेंस अंडर 19 स्पेसिफाइड एक्ट्स एज पर शेड्यूल 5। जो शेड्यूल 5 है इसमें 19 एक्ट स्पेसिफाई किया हुआ है, वो एक्ट में ईदर फाइन 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए और sentenced नहीं होना चाहिए फॉर एनी पीरियड। सेकेंड पॉइंट इज he had not been detained for any period for, देखो 2 बार for हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? he had not been detained for any period for exchange and prevention of smuggling activities, मतलब स्मगलिंग एक्टिविटीज में वो कभी भी डिटेन नहीं हुआ है कहीं पे भी। If CG approval is taken for appointment, then no approval is required for reappointment। मतलब कोई भी पर्सन जब फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुआ वो टाइम पे सीजी अप्रूवल ले चुका है, तो सेकेंड टाइम उसको अगेन सीजी अप्रूवल नहीं चाहिए। देन ही हैज कंप्लीटेड 21 years एंड नॉट अटेंड 70 years, वो एज लिमिट वाला क्राइटेरिया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो रेसिडेंट वाला पार्ट है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज इन एसईजेड, नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज इन एसईजेड, इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 12 months बिफोर द अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट से 12 महीने के पहले पहले उसको रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, राइट? ओके। इफ अबव एडिशनल कंडीशंस आर नॉट मेट, then CG approval is required in form number MR2 within 90 days from appointment of managing director, whole time director or manager, and return to be filed with the registrar within 60 days of such appointment. Where an appointment of managing director, whole time director or manager is not approved by company at general meeting, act done any act, यहाँ पे देखो जहाँ पे an appointment of managing director, whole time director or manager is not approved by the company at general meeting, and any act done by him before such approval shall be deemed to be valid, मतलब उसने वो टाइम पे गुड फेथ में कुछ काम कर दिया तो उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे। अबव फॉर्म MR2 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जो MR2 है वो गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, बट अगेन सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। तो 137 क्या था अपना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड 92 इज एनुअल रिटर्न। ये किसको फाइल किया जाता है? ROC को। तो इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए, तभी गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी को ये MR2 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वी आर डन विद दिस सेक्शन।
नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल। अभी देखो की मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन आते हैं उस चीज का डिस्कशन होगा। जो की मैनेजरियल पर्सनल है उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और मैनेजर, और इन एब्सेंस ऑफ अबव अ होल टाइम डायरेक्टर। So whole time director is basically a substitute for managing director, CEO and manager, plus कंपनी सेक्रेटरी एक ही चाहिए एंड सीएफओ एक ही चाहिए। अभी ये जो ब्रेकअप है, देखो ये जो एमडी, सीईओ, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर एक रखना होगा कंपल्सरीली, सीएस एक, सीएफओ एक। ये जो 111 है दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम तो कुछ भी रख सकता है। अभी ये एप्लीकेबल किसको होता है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड other public company having paid up share capital greater than or equal to 10 crores। 10 crores का paid up share capital और listed company, ये दोनों के केस में applicable होता है। shall have a whole time key managerial personnel, this is as per rule 8। अगेन मैं बता रहा हूँ रूल आप लोगों को याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग इज रूल 8A। ये जो रूल 8A है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनीज। एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल greater than or equal to rupees 10 crores shall have a whole time company secretary। An individual shall not be appointed as a chairperson as well as MD, CEO at the same time। तो यहां पे क्या बोल रहा है? जो चेयरपर्सन प्लस एमडी और सीईओ ये अलाउड नहीं है अनलेस। अभी ये कर सकता है, देखो ये अनलेस का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन दिया गया है। पहले तो आप लोगों को जनरली एक चीज बता दिया गया कि एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ एट द सेम टाइम, बट ही कैन बी अपॉइंटेड इफ articles of association allows or the company does not carry multiple businesses। Above prohibition does not apply if a company is engaged in multiple businesses and it has appointed one or more CEO for each business। Companies with paid up share capital greater than or equal to 100 crores or turnover greater than or equal to 1000 crores which are engaged in multiple businesses and has appointed a CEO for each businesses, chairperson can be appointed as CEO MD at the same time। ठीक है, ये अपना पूरा एक्सेप्शन हो गया। एंड एक चीज मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी रिवीजन आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो ना, इसको बार बार रिपीटेडली आप लोग मतलब फिर से वीडियोस को देखो 1.5x में, खुद से पढ़ो नोट्स, क्योंकि ये रिवीजन आप लोग जितना करोगे ना उतना ही आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ोगे 5 घंटा लगा के, उससे बेटर है कि आप लोग 1.5 घंटा में समराइज पैनल में पढ़ो, 4 बार पढ़ लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैन बी डन आफ्टर, देखो ये जो अपॉइंटमेंट है that can be done only after a board meeting resolution। The board meeting resolution shall contain terms and conditions of the appointment। A whole-time key managerial personnel shall not hold office in more than one company at the same time except for its subsidiary company। अगर सब्सिडियरी नहीं है तो एक कंपनी से ज्यादा कंपनी में वो नहीं रह सकता है। इन केस अ सब्सिडियरी कंपनी तो एक से ज्यादा में रह सकता है। हाउ एवर अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल holding office in greater than one company before this act shall within 6 months choose only one company। अभी ये जो केस है this is before this act मतलब means with respect to Companies Act 1956। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में कोई अगर होल टाइम की मैनेजर पर्सनल एक से ज्यादा ऑफिस में ऑफिस होल्ड कर रहा था, तो ये एक्ट जब से एनेक्ट हुआ है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर ही नीड्स टू कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। नेक्स्ट थिंग इज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी। If a person is managing director or manager in a company, then he can be appointed as a managing director in another company। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर
और मैनेजर, यहाँ पे क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, यहाँ पे एक कंपनी से ज्यादा में अलाउ है, बट फॉर मैक्सिमम 2 कंपनी। ऊपर क्या था, होल टाइम डायरेक्टर का केस था, मतलब होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल शैल नॉट होल्ड ऑफिस। बट नीचे क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, वहां पे दो, मतलब एक से ज्यादा अलाउड है बट मैक्सिमम 2 शैल बी अप्रूव्ड। अभी ये जो मोर देन 1 कंपनी करने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, देखो यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस आर देयर, ये कंडीशंस को फुलफिल करना है। फर्स्ट इज शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, सेकंड इज कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। अभी कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स का क्या मतलब है, अनएनिमस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन विथ 100% vote cast in favor. Third point is notice of such meeting plus board meeting resolution of such a meeting shall be circulated to all the directors residing in India. यहाँ पे देखो shall be circulated to, एक तो all the directors, all वाला point बहुत important है, and residing in India वाला point important है। filling of vacancy of key managerial personnel, the vacancy to be filled up by the board of directors within 6 months from the date of such vacancy। अभी ये वाला जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 203, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ की मैनेजरियल पर्सनल। ये सेक्शन में कुछ भी वायलेशन होता है तो देयर इज अ सर्टेन एंड स्पेसिफिक पेनल्टी। If the penalty is if the contravention is done by the company, then the penalty would be 5 lakh rupees. If the contravention is done by any director or key managerial personnel, then 50,000 is the penalty, and rupees 1,000 per day for continuing default after the first day, and this can be extended up to maximum rupees 5 lakhs. Then section 203 is not applicable to a government company. Again, this is subject to 137 and 92. मैं हर बार ऐसा नहीं बोलूंगा। 137 is financial statement and 92 is annual return। ये किसको देना चाहिए, आरओसी। यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तभी गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो नॉट एप्लीकेबल है ना, दिस मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, ये सब का जो अपॉइंटमेंट है, इनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे सेक्शन नंबर 203 विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, चलो, then we will be moving to our next section, that is section 205 functions of company secretary। अभी company secretary के functions क्या क्या होते हैं, देखो। first of all, report to board of directors with respect to compliance with the Companies Act 2013। second point is compliances with applicable secretarial standards। अभी secretarial standards नीचे बताया गया है, standards issued by ICSI and approved by central government। तो ये वाला उसको ध्यान रखना है। report to board of directors with respect to compliance with Companies Act 2013, compliance with applicable secretarial standards, guidance to directors with respect to their, देखो directors को guide करना है with respect to their responsibilities and duties, attending, convening, maintaining minutes of meetings। MOM मतलब minutes of meetings, board meeting हो सकता है, जनरल मीटिंग हो सकता है, दोनों का मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन करना होगा। टू ऑब्टेन अप्रूवल्स, assist board of director in conducting affairs of the company, and assist board of directors with respect to सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, सीजी ना, ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या है, assist board of directors with respect to corporate governance matters, other duties assigned by board of directors। यहाँ पे लास्ट पॉइंट इज other duties assigned by board of directors। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, merely by conducting secretarial audit under section 204 for bigger companies does not reduce other responsibilities of the CS, board of director, manager,
चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी समझो उस पर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, कंपनी ने सेक्रेटरियल ऑडिट कर भी लिया, बट दैट डजंट मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CS, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड चेयरपर्सन इज नॉट रिड्यूस। मतलब वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने सेक्रेटरियल ऑडिट किया है या फिर नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 200, कंपनी टू फिक्स limit with respect to remuneration. A company, while fixing remunerations under section 197, where the company has inadequate or no profits, fix remuneration within the limits specified in the act। ये तो बड़ा ही जनरल सा सेक्शन था। तो गाइज ये वाले वीडियो में मतलब ये दिस विल बी आवर पार्ट 1 लेक्चर फॉर मैनेजरियल पर्सनल चैप्टर। तो ये वाला लेक्चर मैं थोड़ा छोटा रखूंगा, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। इफ आप लोगों को अगर मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन किसको अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी लगेगा ऑब्वियसली। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर फीडबैक दे सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।